ये पेप्टाइड बॉन्ड का खूबसूरती है। ऑल्दो दिस इज हाईली एक्सर्गोनिक, क्योंकि नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो ओवरऑल जो है पेप्टाइड बॉन्ड में को तोड़ने में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ नया बॉन्ड के फॉर्मेशन होने की वजह से जो प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ है। तो इसलिए ओवरऑल एनर्जी दिस प्रोसेस इज एक्सर्गोनिक। ठीक है, लेकिन इस एक्सर्गोनिक प्रोसेस को होने के लिए टू ब्रेक द फर्स्ट बॉन्ड और इनिशियल बॉन्ड्स यू नीड सम एनर्जी। दैट इज व्हाई इग्निशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बर्न ए कंपाउंड। कागज को जलाने के लिए तीली की आवश्यकता है, इग्निशन एनर्जी, लेकिन उसमें एक बार दे दिए स्टार्ट हो गया, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जलते रहेगा। यहाँ पर क्या है, चूंकि लेकिन उस केस में जब कागज जला रहे हैं तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। तो पहले तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पहले तो ब्रेन को, पहला बॉन्ड को तो ब्रेक, पहले तो बॉन्ड ब्रेक ही होगा तभी नया बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जब कागज जलाया तो एक माचिस जला के आपने दे दिया, उसके बाद वो एनर्जी जो शुरू में ले लिया, बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते रहा, आग जला वहां, उससे एनर्जी रिलीज हुआ। आग क्या है, क्योंकि नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकल रही, वही आग का रूप ले लिया है। तो उसी एनर्जी से फिर आगे का रिएक्शन वो कैरी करते जाएगा नया नया बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ओके, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड में चूंकि हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, large amount of activation energy is high to break the bond, CN bond, so you need a high amount of energy. Although एक बार ब्रेक हो गया तो उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो उससे फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाएगा, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। लेकिन फॉर एवरी टाइम यू नीड टू ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, यू नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट इज वाई ये जो है बाल बीच बीच में रुक जाता है जलते जलते। समझ गए बात को? जब तक उसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलते रहा एक्टिवेशन एनर्जी का हाई अमाउंट में, तब तक वो जलते रहा। जैसे उसको ब्रेक हुआ, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बुझ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके। सभी प्रोटीन में सर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है सर? सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा ही, अवश्यम भावी है, क्यों नहीं होगा। हर अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन है। कोई अमाइनो, इसीलिए तो नाम उसका अमाइनो एसिड है। अमीन ग्रुप भी है, साथ में एसिड ग्रुप भी है, NH3 भी है, COH भी है, सेम अल्फा कार्बन पर। So it is deuterium. That is why amino acids work both base as well as acid. Okay? So इसीलिए अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन है ही। मान लो R ग्रुप में नाइट्रोजन नहीं भी है, जैसे अलानिन, ग्लाइसिन, सीरिन, थ्रियोनिन, ये सब में R ग्रुप में नाइट्रोजन नहीं है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान में है। इसमें R ग्रुप में नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन कार्बन अल्फा पर तो सारे तरह के अमाइनो एसिड में अमीन ग्रुप है ना, तो नाइट्रोजन तो सब में है। इसीलिए प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इस चैप्टर, इस टॉपिक में आगे यूरिया का आपको बायोसिंथेटिक पाथवे है, इसीलिए इसमें क्लब करके रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो वहां पर अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन को किस तरह से बॉडी हैंडल करता है। कार्बन को तो हैंडल करना आप देखें, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल ऐसे हैंडल कर रहा है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नाइट्रोजन को किस तरह से हैंडल करेगा, दैट वी विल सी, बिकॉज मेनी a times these amine groups they form what, they become nitrogenous waste product. Okay, these are toxic for the body. So सबसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो रेडली अवेलेबल है, जो तुरंत फॉर्म होता है, एंड दैट इज मेटाबॉलिकली चीप। मेटाबॉलिकली चीप है जिसका प्रोडक्शन, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो जनरेशन है वो सबसे कम उसमें बॉडी को खर्च करना पड़ा, दैट इज अमोनिया। तो जहां पर जिस ऑर्गेनिज्म में प्लेंटी ऑफ वाटर है, जो पानी में ही रह रहा है, वो एज ए अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करके एक्सक्रीट करता है। बट हम लोग टेरेस्ट्रियल है, हमेशा पानी तो पी ही पी। आवाज नहीं।
आवाज नहीं आ रही है क्या? बीच में रुक गया था। आ रहा है सर। आ रहा है। ओके, तो ये हम लोग आगे देख यस सर। कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिया is an expensive process, but we terrestrial animals have adapted to it. Why? Because ammonia is highly toxic. Aquatic animals, they excrete in the form of ammonia because of the readily availability of water. Continuously water is going inside their body and continuously it is coming out. जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया रिलीज हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वो वाटर में एक्सक्रीट हो गया। ठीक, वहां पर कोई स्टोरेज की उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमोनिया को स्टोर करेगा तो उसका बॉडी के लिए टॉक्सिक है। जैसे रिलीज हुआ, ब्लड में अमोनिया का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है और कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन हो रहा है और अमोनिया इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम द बॉडी। इसमें फिशेज में होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल लाइफ आ गया तो कंटिन्यूअस वाटर से तो इसका टच है नहीं। एक्वेटिक लाइफ में था तो वहां पर कंटिन्यूअसली वाटर से ही डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैसीय रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज हो रहा है एट द सरफेस ऑफ गिल। लेकिन टेरेस्ट्रियल लाइफ हुआ तो अब डिजोल्व स्टेट ऑक्सीजन से अब उसको एयर से लेना पड़ेगा, तो लंग का विकास हुआ। ओके, लंग का विकास पहले ही हो गया था, पानी में विकास होगा तब ना जमीन पर आएगा। ऐसा थोड़ी जमीन पर आएगा तो जिंदा थोड़ी रहेगा, लंग पहले से मौजूद था तब जमीन में आया। ये थ्योरी बाद में चेंज किया गया है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ोगे कभी फिशेज का तो बताएंगे कि फिशेज में जो है लंग जो है पहले अपीयर हुआ। ओके, और लंग आने के बाद बने ओस्टियोज आपके ये बोनी फिशेस, ओस्टिथिस। और लंग उनमें लंग से फिर क्या हुआ, एयर ब्लैडर डेवलप हो गया, क्योंकि एयर ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं। और एयर ब्लैडर की वजह से फिश को बॉयंसी आती है, वो पानी में अगर तैरना छोड़ भी देगा फिश, बोनी फिश, तो डूबेगा नहीं पानी में। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश शार्क जो है वो अगर कंटिन्यूअसली स्विम नहीं करेगा पानी में तो इट विल सिंक टू द बॉटम। ओके, शार्क, इसका बॉडी हैवी होता है, डेंसिटी, क्यों? उसमें एयर ब्लैडर नहीं है। तो कॉन्ड्रिचथिस पहले आया इवोल्यूशन में, तो धीरे धीरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से एडेप्टिव जो पॉजिटिव चेंज है, जो एडवांटेजियस चेंजेज हैं, वो एक्यूमुलेट होते गए। एक्यूमुलेट होते होते एक क्लास ऑफ फिश जिसमें कि एक एयर सैक डेवलप हो गया। तो इनिशियली दिस एयर सैक वाज डेवलप्ड एज ए लंग। ओके, एंड फ्रॉम दैट लंग लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक, और उसमें फिर एयर स्टोर्ड रहता था। और उस एयर स्टोर्ड एयर की वजह से फिश में अब बॉयंसी आ गई। बोनी फिशेज आते आते तक उसमें, चूंकि आज जो बोनी फिश देखते हो वो उनकी संतान है जो एंसेस्टर्स थे। ठीक है, वो भी अपने इवोल्यूशन के टिप पर है। तो आप एंसेस्ट्रल फॉर्म को देखना पड़ेगा आपको। तो एंसेस्ट्रल फॉर्म में क्या था, वो इट वाज लंग लाइक एयर बैग वाज प्रेजेंट इन देम। और उस लंग लाइक एयर बैग में गैसियस एक्सचेंज भी होने शुरू हो गए और बॉयंसी भी आने लग गया। बाद में फिश में फिर सेकेंडरी एडेप्टेशन हुआ, उसने डिस्कार्ड कर दिया इस एडवांटेज को कि गैसियस एक्सचेंज हम करेंगे इस एयर बैग में। हम इस एयर बैग में सिर्फ क्या करेगा, वो वाटर से एयर को सॉरी उसके ब्लड में से एयर को लेके वो एयर बैग में भरेगा। और एयर बैग में भर करके वो बॉयंसी ऑब्टेन करेगा, यानी वो पानी में बिना हिले डुले भी पड़ा रहेगा मछली, तो डूबेगा नहीं नीचे। ओके, क्योंकि जैसे जैसे वो सिंक की तरफ जाता है फिश, पानी में नीचे की तरफ, उसके ऊपर बॉडी पर प्रेशर बढ़ते जाता है। सो फिश जो है एक हैबिटेबल जोन होता है पानी में, उस हैबिटेबल जोन के नीचे नहीं जाएगा ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेबल जोन इज डिफरेंट। ओके, तो यही हुआ था।
कि पहले एयर ब्लैडर आया, फिर एयर ब्लैडर से डबल एडवांटेज हुआ, फिर एक एडवांटेज को डिस्कार्ड कर दिया एक ग्रुप ने, एक क्लास ने। आपके लोब्ड फिशेज वाले एक क्लास जो है सार्कोप्टेरिगी, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने सिर्फ रखा अपने बॉयंसी के फायदे के लिए इस एयरलोब को। फिर धीरे धीरे वहां से क्या हुआ, जो जिन्होंने डिस्कार्ड कर दिया इस कैरेक्टर को वो पानी में रह गए, जिन्होंने इस कैरेक्टर के को ज्यादा अडेप्ट कर लिया, अपने पास ज्यादा रख लिया इसको कि नहीं हम गैसियस एक्सचेंज करेंगे, दोज एनिमल्स वेयर लाइंग इन द कोस्टल एरियाज, मडी एरियाज और थोड़ा सा वाटर डेफिशिएंट एरियाज, वहां पर वो ज्यादा ग्रो, वहां पर वो उनको ज्यादा आवश्यकता थी। देन दे बिकम लंग फिशेस, डिप्नोई। उसके बाद देन लंग फिशेस से फिर टेट्रापोडा डेवलप हुआ। जब टेट्रापोडा भी डेवलप होने के पीछे कारण है क्योंकि पहले जो था फिन जो था रे फॉर्म में था, यानी नुकीला था, कांटेदार था। जब तक फिन कांटेदार रहा तब तक लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था, फिन से ही लिम्ब बना। लिम्ब जो है क्या है, लिम्ब की हड्डियां क्या है आपकी, ब्लंट है, राउंड है। ओके, तो जब ये फिन जो रे से लोब्ड फिन में बदल गया, लोब्ड फिन फिशेस, ओके देखोगे बोनिक फिश का, तो उसके बाद संभावना बन गई कि ये लोब्ड फिन फिशेज में जो अपेंडेजेज हैं, दो स्ट्रक्चर्स, एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं, दोज स्ट्रक्चर्स नाउ हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम लिम्ब। जब तक वो पॉइंटेड रहे तब तक तो ये 2-3 चेंजेस हुआ तो ये हो गया था। तो यहाँ पर हम कैसे पहुंच गए, यहाँ से डाइवर्ट करते करते बता सकते हैं आप लोग कहानी क्यों यहाँ तक पहुंच गया? नाइट्रोजन से सर, अमोनिया से। हाँ सही, वेरी गुड, नाइट्रोजन। तो इसलिए हम, आपने नाइट्रोजन पर सवाल किया था, वहीं से गया है। तो नाइट्रोजन जो है चूंकि प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट होंगे, और नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से क्रिएट होगा, किस बायोमोलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म की वजह से जिसमें नाइट्रोजन होता है, बताइए। नाइट्रोजन और किस बायोमोलिक्यूल में होता है? ए भाई इतना निराश मत करो मेरे को, नाइट्रोजन और किस बायोमोलिक्यूल में होता है? हाँ हेलो, यस सर। इतना सिंपल सवाल है। प्रोटीन के अलावा नाइट्रोजन और कौन से बायोमोलिक्यूल में मिलता है? मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर, डीएनए आरएनए सर का, आवाज नहीं आती। डीएनए आरएनए का नाम नहीं सुने हो? आ रहा आवाज अभी? यस सर। डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन नहीं है? यस सर। यस नाइट्रोजनस बेसेस का नाम सुने हो? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, यस सर। हाँ? यस सब में नाइट्रोजन है कि नहीं है बताओ? तो इसलिए डीएनए आरएनए का भी जब मेटाबॉलिज्म होगा, आप डाइजेशन में खाओगे, खाना खा रहे हो तो उसमें इतना सारा न्यूक्लियस ले रहे हो, प्लांट का न्यूक्लियस, या जो नॉनवेज खा रहा है वो इतना सारा न्यूक्लियस खा रहा है सेल का, उसके अंदर डीएनए है, वो सब क्या होगा, वो वेस्ट थोड़े है, उससे एनर्जी डिराइव करेगा बॉडी। ओके, तो उसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट होगा। ओके, आगे बढ़े। यस यस सर। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ ब्रेक दे देता हूँ, बहुत लंबा हो गया, आप लोग बोर हो गए होंगे। कितना बज रहा है? 4:30 हो गया ना? 3 बजे से, अरे बाप रे, 2.75 घंटा, 3.25 घंटा से हम लोग क्लास कर रहे हैं क्या? 3 बजे से स्टार्ट हुआ ना सर? नहीं सर, 3 बजे से स्टार्ट पौने कर, 2 घंटे। 3 बजे स्टार्ट किए थे, अभी 4:45 हो रहा है, और 2.25 घंटा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रेस्ट लो। 6 बजे मिलोगे, 6 बजे फिर